आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सलेमपुर सीट से सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर की जीत हुई है। रमाशंकर राजभर 3,573 वोटों से चुनाव जीते हैं। रमाशंकर राजभर को 4,05,472 वोट, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को मिले हैं 4,01,599 वोट। तो बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को जहां कम वोट मिले, वहीं सपा प्रत्याशी को रमाशंकर राजभर को 3,000 से अधिक वोटों से जीत मिली है। 4,05,472 वोट रमाशंकर राजभर को मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को 4,01,000 के आसपास वोट मिले हैं। गरीबों को, सलेमपुर लोकसभा के संपूर्ण नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने मेरे जैसे गरीब आदमी को देश की पार्लियामेंट में दोबारा भेजा। मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता और प्रदेश के नेता आए, लेकिन उसके बाद भी मैंने आप लोगों से पहले कहा रहा कि हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन हमारी लड़ाई आम जनता लड़ रही थी, सलेमपुर लोकसभा के नागरिक लड़ रहे थे, इसलिए इतने कड़े संघर्ष के बाद मुझे जीतना पड़ा। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है, जहां बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा की सीटों का ग्राफ बढ़कर 37 तक जा पहुंचा और कांग्रेस के हाथ 6 सीटें आई। तो वहीं अमेठी सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। उधर राहुल गांधी ने रायबरेली में भारी जीत दर्ज की और अपनी मां की विरासत को बरकरार रखा। वहीं सफाई की सभी सीटों पर सपा ने अपना दबदबा कायम रखा। कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद सीट पर सपा की जीत हुई है। मेरी भी राजनीति पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। लोगों ने एक ऐसा संदेश देने का काम किया जहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और अब ये सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि अब जो ये गठबंधन है इंडिया का, इसको और आगे कैसे मजबूत करने का कार्य किया जाए। और मैं समझती हूँ काफ़ी लोग तैयार हैं कि इस गठबंधन की तरफ आस लगाए बैठे हैं, तो लोग आएंगे, गठबंधन से जुड़ने का काम करेंगे आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। तो राहुल गांधी ने अपनी मां को विरासत को बरकरार रखा है। रायबरेली में बम्पर वोटों से जीत के आए हैं। 4 लाख से अधिक वोटों से राहुल गांधी जीत कर आए हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में आई है, जहां 37 सीटों पर सपा ने अपना दबदबा दिखाया, जीत कर आई सीटें। 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस लिहाज से इंडिया अलायंस 43 सीटों पर बीजेपी से आगे रही। तो ये यूपी में बड़ा झटका लगा है।
फैज़ाबाद सीट भी बीजेपी हार गई, अमेठी सीट भी हार गई, रायबरेली सीट भी हार गई, कन्नौज सीट भी हार गई, मैनपुरी में डिम्पल यादव जीत के आई हैं। सपा परिवार में जितने भी लोग थे सब के सब जीत कर आए। तो ये बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी का कमाल देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। कि डिम्पल यादव हैं, अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंची जीत के बाद, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 27 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 से पहले इतनी बड़ी सेंधमारी बीजेपी के लिए घातक हो सकती है। तो रायबरेली सीट पर राहुल गांधी बम्पर वोटों से जीत कर आए हैं। तो तगड़ा झटका है। अब बीजेपी के जो थिंक टैंक है वो अब चिंतन मंथन करेंगे, मनन करेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह गई। आखिर राम मंदिर का भव्य शिलान्यास और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बावजूद भी फैज़ाबाद सीट, या फिर यूँ कहें कि उस अयोध्या सीट को हार गए। तो बीते रोज़ भी हमने देखा कि कांग्रेस की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से जनता को संबोधित किया था। प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे प्रधानमंत्री, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी के भीतर गुड़ा भाग भी हो रहा होगा कि आखिर उम्मीद के मुताबिक सीटें क्यों नहीं आई। और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी उम्मीद लगाए बीजेपी बैठी थी, वहाँ पर नुकसान हुआ है। 10 सीटों से बीजेपी से आगे है इंडिया अलायंस। 37 सीटों पर अखिलेश ने जीत दर्ज की है, उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो अमेठी सीट ये भी हॉट सीट थी। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल का नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद हवा का रुख ऐसा बदला कि स्मृति ईरानी को वहाँ 1.5 लाख से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। राज्य दर राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर देखिए आप, कर्नाटक में क्या स्थिति रही, ओडिशा में क्या स्थिति रही, तमिलनाडु में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सभी जगह की राज्य दर राज्य सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, एक बड़ा जो है झटका यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने बीजेपी को दिया है। यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सपा को इतना जनादेश मिलना, ये खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। बिल्कुल सही कहा रोहित, ये जनादेश जो मिला है सपा को, ये खतरे की घंटी बिल्कुल कही जा सकती है। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के कार्ड पर जो है हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सत्ता में जाने की सोच रही थी, वो हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरीके से 2024 में फेल हो गया। राम मंदिर की अगर बात की जाए तो राम मंदिर, जिस राम मंदिर को लेकर कहा जाता है कि हिंदुओं के आस्था का ये प्रतीक माना जा रहा था कि राम मंदिर बना है, बहुत ही बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है किया गया है। अयोध्या जैसी हॉट सीट हार जाना स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का मुद्दा इस बार काम नहीं किया है। तो हिंदुत्व का मुद्दा जिस तरीके से लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, मंथन तो अब करना पड़ेगा कि आखिर वजह जो है, क्या हिंदुत्व के सहारे ही राम की जो है सेना के सहारे हमको पार होना है, या हमको अलग विषय का चयन करना है। क्योंकि लगातार इनकी जिस तरीके से विपक्ष इनको घेर रहा था रोहित, उसमें साफ यही था कि चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अगर देखा जाए महंगाई हो, चाहे आवारा पशुओं की समस्या हो, खास करके अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान बचाने का जो नारा लेकर आया विपक्ष,
और उसको दलित को, ओबीसी को जिस तरीके से कन्वर्ट किया, उसको कन्वर्ट कर लिया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जो है नुकसानदेह रहा। अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट भी भारतीय जनता पार्टी से इस बार छिटका। तो जातियों का जो समीकरण रहा है उसको बिठाने में कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है फेल नजर आई। और उसी का फायदा लेते हुए विपक्ष की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी थी वो कहीं ना कहीं इस बार जो है उत्तर प्रदेश जो सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर अपनी जो है चमक बिखेरने में कामयाब हो गया है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से 2 सीट पर लड़ रहे थे, वायनाड से बात की जाए, रायबरेली से बात की जाए, रायबरेली के साथ साथ अगर पड़ोसी है अमेठी, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का रोहित ये गढ़ रहा है रायबरेली, और रायबरेली में जब राहुल गांधी अंतिम दिन नामांकन करने के लिए आते हैं तो उसी समय किशोरी लाल शर्मा के नाम का भी ऐलान किया जाता है। ये 2 सीटें ऐसी होती हैं जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को ले रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को चारों तरफ घेरने की बात कर रही थी, तो वो पूरी तरीके से मिशन फेल हो गया। किशोरी लाल शर्मा जब आए अमेठी, राहुल गांधी तो अमेठी नहीं आए नामांकन में, लेकिन प्रियंका गांधी थोड़ी देर के लिए अमेठी पहुंची थी और उन्होंने लोगों को संबोधित करके, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके संदेश दे दिया था कि ये सीट हम अवश्य जीत जाएंगे इस बार। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार अगर देखा जाए रोहित, पहले चरण के बाद दूसरे चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण और 5वां चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी वो लहर थोड़ी सी थमनी शुरू हो गई थी। तो उसी को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से पूरी तरीके से तैयार थी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी हो या विपक्ष जितने जो भी गठबंधन की पूरी टीमें थी, वो सारी टीमें जो है एक साथ एकजुट हो गई और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चमत्कार कर दिया। और कहीं ना कहीं देश में समाजवादी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव के इस समय अगर देखा जाए तो साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो चमत्कार किया है उसको लेकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं चिंतन करेगी, मनन करेगी कि जो समाजवादी पार्टी ने झटका दिया है उससे बचा जाए या फिर आने वाला समय परिवर्तन का समय होगा। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। और सीधे चलेंगे कन्नौज, जहां पे हमारे संवाददाता रईस खान हमसे जुड़ गए हैं। रईस, कन्नौज में प्रचंड जीत हासिल की है अखिलेश यादव ने, सुब्रत राय हार गए हैं, बड़ा दमखम भरा जा रहा था, लेकिन उन्हीं के गढ़ में पहुंचकर उन्हीं को हराया है, सुब्रत पाठक को, चूँकि पिछली बार डिम्पल यादव वहां से हार गई थी। क्या माना जाए कि अखिलेश यादव भी जीत गए, मैनपुरी से डिम्पल भी जीत गई, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव भी जीत गए, अक्षय यादव, राम गोपाल यादव के बेटे भी जीत गए, शिवपाल यादव के बेटे भी जीत गए, यानी कि सपा का पूरा परिवार जो है अच्छी मेजॉरिटी से जीता है। जी, आपको बता दें कि कन्नौज समाजवादियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक द्वारा डिम्पल यादव को हराकर कन्नौज सीट पर कब्जा किया गया था, जिससे ये महसूस होने लगा था कि अब कन्नौज समाजवादियों का गढ़ नहीं है। वहीं इस बार 2 लड़कों की जोड़ी राहुल और अखिलेश की जोड़ी से यूपी में हुंकार भरी तो कन्नौज जो उनका जो किला कहा जाता था, तो वो किले पर उन्होंने अपना परचम, समाजवादी का परचम लहरा दिया। वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में भी एक अच्छी खासी इन 2 लड़कों की जोड़ी ने जीत दिलाई है, जो लोगों के गले में रही है। लोगों का कहना है कि ये जोड़ी कमाल कर गई है, क्योंकि इन पर लोगों, जनता ने विश्वास जताया और जनता ने वोट दिया। मेन कारण तो यह है, राहुल गांधी जो अपने जेब पॉकेट में एक जादुई जो डायरी रखे हुए थे, जहाँ भी वो कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा था कि ये संविधान है, अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये संविधान खत्म हो जाएगा, जिससे दलितों सहित अन्य वर्ग के जो पिछड़े वर्ग है उनका रुझान कांग्रेस और सपा की ओर बढ़ा, जिसका नतीजा हम लोगों के सबके सामने आया, जनता के सामने आया। वहीं इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में इंडिया को मिलने से बीजेपी के भी हाथ पैर फूल गए। अब बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि अग्रिम भविष्य सपा के ही होगा। रईस, सुब्रत पाठक के खेमे से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत दमखम
से चुनाव लड़ा और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उन्हीं के गढ़ में पहुंचकर अखिलेश यादव ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। जी, चुनाव तो पहले भाजपा जो भी प्रत्याशी थे केवल नरेंद्र मोदी के ही उससे बैठे रहे। वो ये सोच रहे कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इन सांसदों द्वारा ये नहीं किया गया था कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का कभी दर्द नहीं पूछा गया था। अगर विकास की बात की जाए तो सांसद और सुब्रत पाठक ने कन्नौज में कोई विकास कार्य नहीं कराया, जिससे जनता भी असंतुष्ट थी। वहीं इस बार हर जात धर्म के लोग जो थे बदलाव के बयान देखना चाहते थे। वहीं इस बार जो 2024 में चुनाव हुआ है, भाजपा अपने दम तो बढ़ती रही, जीत का दावा करती रही, लेकिन जनता ने भाजपा को पूरी तरह से कन्नौज से नकार दिया और एक अखिलेश यादव की एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। वहीं आज अखिलेश यादव कन्नौज में 11:30 बजे आएंगे। कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों को धन्यवाद देंगे। उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त करेंगे और अधिकारियों से भी भेंट करेंगे। और रईस, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का जो झंडा जो है वो लगातार अखिलेश यादव बुलंद करते रहे और पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन्हीं समुदाय से लोगों को प्रत्याशी भी बनाया अखिलेश यादव ने। ये जो चुनावी गणित थी प्रत्याशियों को बनाना इन्हीं वर्गों से, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का प्रयोग सफल हुआ है। जी, आपको बता दें कि यंगवाई का फैक्टर को हमेशा चुनाव में ही देखा जाए संविधान जो राहुल गांधी के चलते संविधान मोदी को हराना है, तो जनता के दिलों में उनका जादू। ठीक है रईस, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, कैसा मौसम है चुनावी वहां पर? सपा के खेमे में जश्न है? जी रोहित, बता दें कि सपा के खेमे में जश्न नहीं है, उनके खेमे में पूरी तरह से मायूसी है, क्योंकि यहाँ पे सपा के प्रत्याशी रमेश बिंद कल अनुप्रिया पटेल से चुनाव हार गए हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल ने लगातार तीसरी बार मिर्जापुर की सीट दर्ज करके मिर्जापुर के इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार किसी ने जीत की हैट्रिक नहीं लगाई थी और अनुप्रिया पटेल ने वह कारनामा कर दिखाया है। रोहित, राजन, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत कराई, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का नारा अखिलेश यादव बुलंद करते रहे और इसी वर्ग से आने वाले लोगों को ही प्रत्याशी बनाया गया। क्या लगता है अखिलेश यादव का ये प्रयोग जो है सफल रहा है उत्तर प्रदेश में? जी रोहित, कह सकते हैं कि यह प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है और समाजवादी पार्टी लोगों को यह समझाने में भी सफल रही कि अगर मोदी जीते तो संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, जिस पर लोगों ने अखिलेश यादव के गठबंधन पीडीए को जमकर वोट किए। यहाँ मिर्जापुर की भी अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल पिछली बार चुनाव में 2 लाख से अधिक मतों से विजयी हुई थी, जबकि इस बार आंकड़ा 40,000 के अंदर ही सिमट गया है। रोहित, ठीक है राजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। और डीपी यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। यादव जी, जो पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव जिसका दम भर रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही कह रहे थे कि ये पीडीए कमाल करेगा इस बार, और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ऐसे ही वर्गों से आने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया गया और ये प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में सफल रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 19 तक तमाम वादे किए थे और उन वादों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी, तो कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग में, पीडीए हो या और भी लोग हो, किसान, मजदूर, दलित, गरीब, नौजवान, सबके अंदर एक मायूसी का वातावरण छा गया था और उसको कहीं न कहीं दूर करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के ऊपर थी। तो देखिए, जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री की सीधे जवाबदेही पर ये चुनाव हुआ है। 2014 और 19 में प्रधानमंत्री के
विरुद्ध में या प्रधानमंत्री के विपरीत में कोई कुछ सुनना नहीं चाहता था। लोग ये कह रहे थे कि ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो उनको एक अवसर देना चाहिए। उसको दिया, लेकिन उस अवसर का, उन वादों का प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं मजाक उड़ाया और बराबर वो जनता को मूलभूत मुद्दों से हटाने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं भारतवर्ष की जनता को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कहीं से भी मूलभूत मुद्दों से हटी नहीं। ये चुनाव जो है मूलभूत मुद्दों पर लड़ा गया, बेरोजगारी पर लड़ा गया, महंगाई पर लड़ा गया, आर्थिक विषमता पर लड़ा गया, और जो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों को सपने दिखाए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा किया गया था, उन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया था। किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा था उसको पूरा नहीं किया, तो उस पे ये चुनाव लड़ा गया था। और जनता ने ये बता दिया कि प्रधानमंत्री जी अगर आप वादा पूरा नहीं करते हैं तो आपको इसी प्रकार सबक सिखाएगी जनता। अच्छा डीपी यादव जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या सीट, फैजाबाद सीट भी बीजेपी हार गई, और अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे कि मंदिर तो बना दिया, लेकिन जिनकी ज़मीनों को, उन ज़मीनों से जिनको हटाया गया उनको मुआवजा नहीं दिया गया। क्या लगता है कि जनता की नाराज़गी जो है राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पर भारी पड़ गई? निश्चित रूप से, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस अयोध्या से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया था, वहां से आरंभ किया था, वो अयोध्या भी उनके हाथ से चला गया। और प्रभु राम ने ये बता दिया कि राम को आप नहीं लाए हैं, राम आपको लाए हैं। राम सबके आराध्य है। देखिए, धर्म आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। सभी लोग धार्मिक होते हैं और उसमें कहीं न कहीं विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर तांडव किया, धर्म को धंधा बनाने का काम किया, धर्म के यादव जी, एक प्रश्न मेरा और है, एक प्रश्न और है आपसे कि क्या लगता है कि इंडिया अलायंस को एक अपार सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है? 37 पे समाजवादी और 6 सीटों पे कांग्रेस। अब लगता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से अखिलेश और राहुल संयुक्त रूप से बैटिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम साथ हैं और साथ रहेंगे। हम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं और ये सम्मिलित सफलता मिली हुई है हम लोग को। और मैं आप थोड़ा अयोध्या में आपको बता रहा था, तो अयोध्या की सीट जो थी उस पर जो है, देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निगाहें लगी हुई थी, लोगों का कौतूहल का विषय बना हुआ था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर जो सबसे बड़ी बात थी वो सामान्य सीट थी, लेकिन एक दलित चेहरे पर वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसको कहीं न कहीं उम्मीदवार बनाया था आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को। आप देखिए, ये सामान्य बात नहीं होती है। ये राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का कदम उठाते हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था। एक सामान्य सीट पर एक दलित वर्ग से आने वाले चेहरे को वहां उतारना और उसके बाद उसको जीत दिलाना, ये एक नए राजनीतिक युग का शुरुआत है। ठीक है डीपी यादव जी, इसीलिए हमने कहा कि जो पीडीए है, पिछला दलित और अल्पसंख्यक, इस पर जो है मुहर लगाई है और इसी पे प्रत्याशी ऐसे ही लोगों को बनाया अखिलेश यादव ने। अभिनव जैन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। जैन साहब, अगर उत्तर प्रदेश के जनादेश की अगर हम बात करें तो आप स्वीकार करते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी? देखिए, मोदी सरकार ने जो है, ये राष्ट्र का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव है, तीसरी बार जो है पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये तीसरी बार है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी 3 बार जीती हो। भाजपा 3 बार जीती है, अपने काम के बल पे जीती है। बहुत सी विकास की योजनाएं जो है भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने सारे देश में लागू करी है, चाहे वह विश्वकर्मा योजना हो, चाहे वह जो है आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो भाजपा ने चलाई हैं। और राशन जगह जगह, अब तक देखिए, कोविड से लेके अब तक कितने करोड़ों लोगों को जो है मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। और ये सब चीजें जो है मोदी सरकार में संभव है। और एक विजन था, एक सोच थी कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाया जाए, जिसको सारा देश जो है, सारा संसार जो है आंख उठा के देखता था। और इसीलिए जो है इस प्रयास के तहत ही जो है भाजपा ने एक बड़ा लक्ष्य बनाया। और ये तो जो है अभी भी पुनः सरकार जो है भाजपा बनाने जा रही है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो जीता वही सिकंदर। और भाजपा पुनः जो है सरकार बनाकर जो काम रह गए हैं विकास के, वो आगे बढ़ाएगी। विकास का पहिया रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और देश की सेवा इसी निरंतर मोदी सरकार, भाजपा सरकार करती रहेगी। ठीक है अभिनव जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।